दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आत्मनिर्भरता की परिभाषा बदली जा सकती है। हम या आप या किसी का भी परिवार अगर चलता है तो यह माना जाता है कि उसकी आत्मनिर्भरता तो इसी में है कि वो अपने घर के 2 जून की रोटी की व्यवस्था कर ले, बच्चे हैं तो बच्चों की पढ़ाई की फीस दे दे, घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे रहें, यानी उसको बाहर से पैसा ना मांगना पड़े। वो अपने आप में एक आत्मनिर्भर परिवार होता है। लेकिन अगर कोई यह कहने लगे कि दरअसल हमारे पास तो 2 जून की रोटी की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने एक बच्चे को बेच दिया है और उसको बेचने की एवज में जो पैसा आया उससे हमारा परिवार फिर से खा पी रहा है, क्या यह आत्मनिर्भरता हो सकती है? वो परिवार फिर भी कहे नहीं, वो बच्चा तो हमारा ही था, हमने किसी दूसरे के बच्चे को थोड़े ही बेचा है। अब आप सोचिए, इस देश के साथ अगर आत्मनिर्भरता की इसी परिभाषा में इस देश को रखा जाएगा तो क्या होगा? हमें लगता है कि आत्मनिर्भरता का सवाल इस देश में आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था और इस देश के भीतर में जो भी प्रधानमंत्री रहा, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रही, अगर उस आत्मनिर्भरता को आज आप समझने की कोशिश करना चाहेंगे तो मौजूदा वक्त की परिभाषा में वही लोग फिट नहीं बैठेंगे। आत्मनिर्भरता का मतलब तो यही था कि यह देश अपना पेट खुद भर सके। इस देश के भीतर में हर प्रोडक्ट का उत्पादन इतना ज्यादा हो कि वह न सिर्फ अपने नागरिकों का पेट भर सके बल्कि दुनिया के बाजार में अपने प्रोडक्ट को भेज सके और वहां से भी वो कमाई कर सके। इतना ही नहीं, इस देश के भीतर में इतनी बड़ी तादाद में रोजगार पैदा हो जाए जिससे ये देश को बाहर टकटकी लगाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन मौजूदा सच क्या है? और ऐसे वक्त में जब इस देश के भीतर में संकट है, उस दौर में आत्मनिर्भरता का शब्द वाकई बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस आत्मनिर्भरता की परिभाषा कितनी त्रासदीदायक है, हमें लगता है कि आज पहले आप इसे समझ लीजिए। क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अब तक, यानी 1947 से लेकर 2020 तक के सफर को अगर आप परखना शुरू कीजिएगा, इन 72-73 वर्षों में इस देश के भीतर में जितनी इंडस्ट्री खड़ी की गई, उसके जरिए जितनी बड़ी तादाद में वहां पर रोजगार मिला, इस देश के लोगों ने वहां खून पसीने से इस देश को सींचा और उस इंडस्ट्री को, उस फैक्ट्री को आगे बढ़ाया, उसके जरिए जो राजस्व का लाभ सरकारों को मिलता रहा, यह एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन आज उसको बहुत सरल और सामान्य तरीके से पहले समझ लीजिए, फिर आप समझ पाएंगे कि मौजूदा वक्त में कहीं आत्मनिर्भरता के नाम पर आत्मनिर्भर देश को ही बेचा तो नहीं जा रहा है, या फिर आत्मनिर्भरता ही बेचने का दूसरा शब्द तो नहीं गढ़ लिया गया है। हम आपको जिस सफर पे लिए चल रहे हैं, उस सफर की बुनियाद आजादी से ही शुरू होती है। भारत को आजादी मिली, पहले प्रधानमंत्री, पहली सरकार तो नेशनल गवर्नमेंट थी और नेशनल गवर्नमेंट के सामने एक चुनौती थी कि दरअसल इस देश को आत्मनिर्भर किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे बनाना है। और शुरुआत में 1947 से लेकर 1952 तक, यानी जो पहली नेशनल गवर्नमेंट थी, जब तक किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार इस देश में नहीं बनी थी, इस देश में पहली बार 5 PSU लगे। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कहिए या पब्लिक सेक्टर यूनिट कहिए, इंडस्ट्री कहिए, फैक्ट्री कहिए, जो कहिए, पब्लिक सेक्टर का मतलब था कि सरकार ने उसे लगाया, अपनी पूंजी से लगाया, उसमें नौकरी दी, उसमें देश के खनिज संसाधनों का उपयोग किया और उससे होने वाले प्रोडक्ट को देश भर में लाभ मिल सके, इस दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में उसने विकसित करना शुरू किया। नेशनल गवर्नमेंट 5 PSU इस देश में लगाती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लगती है। उसके बाद नेहरू की सरकार आती है। नेहरू अपने पहले टर्म में 1952 से 1957 तक 15 PSU लगाते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लगाते हैं। उसके बाद जब उनका दूसरा सत्र शुरू होता है 1958 से, उसके बाद 64 तक चले जाइए, उस दौर में वह 18 PSU और लगाते हैं। यानी तकरीबन नेहरू काल में ही 1952 से लेकर 1964 तक लगभग 33 PSU बने। इस PSU को लेके किसी आप अलग स्थिति में ना आइएगा। PSU का मतलब मौजूदा वक्त में जो डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर PSU को बेचने की प्रक्रिया शुरू हुई है, भारत पेट्रोलियम को बेचना है, कॉन्कर को बेचना है, एयर इंडिया को बेचना है, शिपिंग यार्ड को बेचना है, ये सब PSU में ही आते हैं, इसको जहन में रखिएगा। और इनको एक वक्त कैसे बनाया गया और मौजूदा वक्त में जो बेचने की प्रक्रिया है, इसके मतलब क्या है यह भी समझिएगा। नेहरू काल में लगभग 33 PSU
इस देश के भीतर बने, जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े। लाल बहादुर शास्त्री बहुत कम वक्त के लिए रहे, सिर्फ 2 साल के लिए रहे, लेकिन इस 65-66 के बीच में भी 8 पीएसयू लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपने तौर पर इस देश के निर्माण में लगाया। उसके बाद इंदिरा गांधी का काल शुरू हुआ। 1967 से अगर आप लेते हैं तो 1967 से 1977 तक, इमरजेंसी खत्म होने तक की स्थिति में, इस 10 बरस के भीतर में लगभग 47 पीएसयू लगे। इतना ही नहीं, सिर्फ इमरजेंसी पीरियड में 1975 से लेकर 77 के बीच में भी इस देश में पीएसयू 14 लगे थे। आपके जहन में आना चाहिए इंदिरा गांधी ने उस पीरियड में कौन से 3-4 महत्वपूर्ण पीएसयू लगाए थे। कोल इंडिया उसी पीरियड में, एनटीपीसी उसी पीरियड में, एनएचपीसी उसी पीरियड में, सेल उसी पीरियड में, ये सब उसी पीरियड का हिस्सा है। उसके बाद 1977 से 79 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, जनता पार्टी थी, उन्होंने भी 9 पीएसयू लगाए। उन्होंने ऑयल इंडिया और गेल को लगाया अपने वक्त में। इंदिरा गांधी दोबारा लौटी तो 80 से 84, इन 4 बरस में उन्होंने 18 पीएसयू लगाए। इस 18 पीएसयू में अपने अपने तरीके से जो भी काम हो रहे थे, इन सारी परिस्थितियों को रोका नहीं गया। और 84 के बाद जब राजीव गांधी आए, राजीव गांधी के पीरियड में 16 पीएसयू लगे, 1984 से लेकर 89 तक के बीच में अगर आइएगा। उसके बाद वीपी सिंह ने भी 2 पीएसयू लगाए। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव का दौर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दौर में पहली बार इकोनॉमिक क्राइसिस इस देश में ऐसे भयावह तरीके से आया कि पहली बार डिसइन्वेस्टमेंट शब्द इजाफा हुआ। डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए पीएसयू को बेचा जाए, उनकी शेयर्स को बेचा जाए, उनको मर्ज किया जाए। ये सारी स्थिति, सारी फिलॉसफी 91 में निकल कर आई जब भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। एक तरफ पीवी नरसिम्हा राव डिसइन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे, मनमोहन सिंह उस समय उनके फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी पीवी नरसिम्हा राव के काल में 14 पीएसयू लगे। हम आपको बताएंगे उस पीरियड में डिसइन्वेस्टमेंट भी किस रूप में कैसे हुआ था। उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट, जिसमें देवेगौड़ा आए और देवेगौड़ा के बाद आई कि गुजराल आए, उस पीरियड में भी 3 पीएसयू लगे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में भी 17 पीएसयू लगे। उनके दौर के 1-2 पीएसयू अगर आप याद करना चाहेंगे, उसमें एक बीएसएनएल भी है जो मौजूदा मोदी सरकार खत्म कर चुकी है, बेचने पर उतारू हुआ है। आईआरसीटीसी भी जो कैटरिंग का है, रेलवे से जुड़ा हुआ, वह भी उसी पीरियड में बना था। यह सारी परिस्थिति बतलाती है कि उसके बाद जब फिर दोबारा मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर के बाद अब प्राइम मिनिस्टर होकर लौटते हैं तो अपने 2005 से 2009 पहले, यानी 2004 से 2009 तक के बीच में 23 पीएसयू लगाते हैं। और सही मायने में भारत 2009 के बाद से स्थिति भारत की बिगड़ी है। 9-10 के बाद से यहां की इकोनॉमिक सिचुएशन बिगड़नी शुरू हुई, जो मौजूदा वक्त में किस रूप में आकर खड़ी है, इसका खांचा इस पीएसयू लगाने के साथ अब पीएसयू बेचने की परिस्थिति में चले जाइए। और जरा सोचना शुरू कीजिएगा कि किस किस सरकार ने पीएसयू को बेचा भी है उसके, क्योंकि 91 से ये शुरुआत होती है। तो जो एक्वायर किया गया या जिसको बेच दिया गया या जिसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में 7 पीएसयू थे। मनमोहन सिंह के पीरियड में 3 पीएसयू थे और मौजूदा वक्त में मोदी गवर्नमेंट के पीरियड में ये 16 पीएसयू है। इन 16 पीएसयू में 2017 में 6 पीएसयू बेचे गए, 2018 में फिर 6 बेचे गए, 2019 में 1 बिका, 2020 में स्थिति नाजुक है। कुछ नाम है जिसको मर्ज किया जा रहा है, जैसे निप्को है, टेहरी है, एमटीएनएल है, बीएसएनएल है, और एक लंबी फहरिस्त है 2020 की जिसमें एयर इंडिया है, बीएसएनएल है, कॉन्कर है, शिपिंग यार्ड है। ये सारे एक और सारी चीजें बताती है कि बीएसएनएल भी उसमें आएगा, जो भारत पेट्रोलियम है वह भी उसी में आएगा। लेकिन इसके ठीक पैरेलल में जो बेच दिया गया पूरे तरीके से, वो मौजूदा वक्त में मोदी सरकार में 23 ऐसे पीएसयूज हैं जिनको टोटली डिमोलिश कर दिया, बेच दिया गया। अगर इसमें पहले चले जाइएगा तो 2002 में पूरी तरीके से माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन लिमिटेड वाजपेयी सरकार ने बेचा था। मनमोहन सिंह सरकार ने एयर इंडिया से जुड़ी हुई 3 कंपनियों को मर्ज किया था अलग अलग तरीके से, कुछ को शेयर्स भी बेचे थे। इसमें आईएएल एयरपोर्ट सर्विस है 2010 में, इंडियन एयरलाइंस है जिसको मर्जर किया गया एयर इंडिया में 2011 में, उसके बाद 2012 में एयर इंडिया कार्गो को बेचा गया। ये मनमोहन सिंह के पीरियड में। लेकिन मोदी गवर्नमेंट में 23 ऐसे पीएसयू हैं। अब इसके बाद सवाल है कि
मौजूदा वक्त में हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि मौजूदा क्राइसिस के वक्त में सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि अब हर फील्ड में प्राइवेट सेक्टर आ सकता है और पीएसयू की भूमिका और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका अब साथ साथ चलेगी। लेकिन जिस जगहों पर खास तौर पर इसका ऐलान हुआ कि हम बेचेंगे, उसमें कोल, माइनिंग, डिफेंस, एयर स्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट, पावर, स्पेस और जो आखिरी है वो न्यूक्लियर एनर्जी तक में हम लोग आ गए हैं। और डिफेंस भी है कि प्राइवेट सेक्टर में अब इसमें चला जाएगा, वहां पर जिसे पैसा लगाना है लगाए। यानी सरकार अब आत्मनिर्भर होने की जगह उस पूंजी को चाह रही है जिस पूंजी के जरिए वह देश को चला सके। सरकार के पास पैसा नहीं है। यहां एक चीज और अपने जहन में रख लीजिए, जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसका जो हमने पूरा आकलन किया है, सरकार की जेब से निकले हैं सिर्फ 2 लाख करोड़। वक्त होगा तो उसको बताएंगे या फिर बाद में बताएंगे आपको, वो पूरा कच्चा चिट्ठा हमने निकाला है। लेकिन जब इस डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में आते हैं तो आपके जहन में यह सवाल होगा कि किस सरकार ने कितना पैसा इस डिसइन्वेस्टमेंट से कमाया जो पीएसयू को बेचा गया। क्योंकि मौजूदा वक्त में 2020-21 का बजट जो है, सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट पिछले साल नहीं हो पाया तो इस साल तकरीबन 2 लाख करोड़ तो डिसइन्वेस्टमेंट से ही पैसा उसके पास आना है, ये उसने अपने बजट में लिख रखा है। और अब खरीदेगा कौन? जो आपने एक लिस्ट लगा रखी है स्थितियां, एयर इंडिया कौन खरीदेगा, भारत पेट्रोलियम कौन खरीदेगा, कॉन्कर कौन खरीदेगा, बीएसएनएल कौन लेगा, सारी स्थितियां आपके सामने है। लेकिन आपने इससे पहले क्या क्या किया उस कच्चे चिट्ठे को समझिए, तब आप इस आत्मनिर्भरता और मौजूदा वक्त की उस इकोनॉमी को समझ पाएंगे जिस इकोनॉमी पर से सरकार की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। सरकार ने इस देश की इकोनॉमी में रिफॉर्म किया ही नहीं, रिफॉर्म तो नहीं ही किया, उसके समानांतर में सरकार ने कुछ भी चीजें निर्माण के लिए नहीं लगाई, उल्टे जो चीजें निर्माण में लगी हुई थी उसको सेल करना शुरू किया। और जब आप प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करते हैं तो उसमें प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट वाली चीजों को खरीदता है, प्रॉफिट वाली जगहों पर पैसा लगाता है। और जिससे आपको प्रॉफिट आ रहा है उसको जब आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देंगे तो देश के हाथ में पैसा नहीं आके वो इंडस्ट्रियलिस्ट या कॉरपोरेट के हाथ में पैसा आएगा और फिर आप उससे डील करेंगे। देश की इकोनॉमी ऐसे ही चल रही है। ये कहने की बात है किसान और मजदूर, ये मुखौटा है, चेहरा कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्टों का ही है, यह भी बताया जाएगा। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट शब्द जिस शख्स ने इजाद किया वो पीवी नरसिम्हा राव का दौर था। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे उस दौर में। पहले 5 साल में 9,660 करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट करके पीवी नरसिम्हा राव सरकार के पास आए थे। उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में भी 1,289 करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए आए थे। इस परंपरा को में तेजी ले आए अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि लगभग 33,000 करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए उन्होंने अपनी सरकार को 5 साल में 6 साल में चलाने के लिए पैसा मंगाया। उसके बाद मनमोहन सिंह आए, वो और तेजी ले आए, डिसइन्वेस्टमेंट में तेजी आई और उनके पीरियड में जो कि 2004 से 2014 तक का है, 1,41,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। पहले में बहुत कम हुआ था, 2004 से 2009 तक डिसइन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2009 से 2014 तक में एक तो पीएसयू लगे नहीं और उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा था और तकरीबन 1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट उस दौर में हुआ है। उसके बाद जब मोदी सरकार आई तो उसने तो पीएसयू एक तो कोई लगाया नहीं और उस उल्टे उसने पीएसयू का सेल करना शुरू कर दिया और उस सेल के जरिए 2014 से 2020 तक का जो आंकड़ा निकल कर आता है वो 2,79,619 करोड़ और यह 2020 के उस टारगेट से हटकर है जिसमें 2 लाख करोड़ और होने चाहिए। वो कैसे होंगे अब एक सवाल है, लेकिन इन बीते 5-5.5 सालों में लगभग 2,80,000 करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट किए गए, जितने कि 91 के बाद से आज तक नहीं किए गए, उससे ज्यादा इस दौर में कर दिए गए। सवाल इसके आगे और भी है। अगर ये सारे पीएसयूज को जोड़िएगा तो 195 पीएसयू लगभग आजादी के बाद से भारत में क्रिएट हो गए। मौजूदा वक्त की स्थिति क्या है यह समझ लीजिए। महारत्न में 10 पीएसयू है, उस 10 में भी बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम है और कोल आता है। इन दोनों को सरकार बेचने की तैयारी में, कोल को प्राइवेटाइज करना चाहती है, भारत पेट्रोलियम को बेचना चाहती है, जो कि महारत्न में आते हैं। महारत्न सबसे ज्यादा मुनाफा देता है। उसके बाद की कैटेगरी है नवरत्न। नवरत्न में 14 पीएसयूज आते हैं। उसमें एक कॉन्कर भी है जिसको सरकार बेचना चाहती है, उसमें एक एससीआई भी है जो कि शिपिंग,
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसको भी सरकार सेल करना चाहती है, डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है। यानी महारत्न में से भी सेल, नवरत्न में से भी सेल। इसके बाद जो मिनी रत्न है, इसमें तो सरकार क्या क्या सेल करेगी वो दूर की बात है। उसमें लगभग 63 कैटेगरी 1 में आते हैं, 15 कैटेगरी 2 में आते हैं, उसमें BSNL भी आता है, उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी आती है। अब आप समझिए कि क्या स्थिति है जो आत्मनिर्भरता की परिभाषा इस दौर में बदल गई। सरकार ने जानकारी दी कि अब हम बहुत जगहों पर जो बेचेंगे और चीज़ों को, हमें तो पैसा चाहिए, और उस पैसे चाहने की स्थिति में हम शुरुआत करते हैं एयरपोर्ट से ही। 6 एयरपोर्टों को जो बेचा जाएगा उससे लगभग 2300 करोड़ रुपए आएंगे, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जाएंगे। हमने भी सोचा वो कौन कौन से एयरपोर्ट होंगे, लेकिन जब उससे तो जानकारी अभी तक सरकार ने बताया नहीं है। इसके अलावा जो 6 एयरपोर्ट हैं वो PPP मॉडल से चलेंगे, और उसके जरिए सरकार को लग रहा है कि 10,700 करोड़ रुपए उसको मिल जाएंगे। यानी कुल मिला के लगभग 13,000 करोड़ रुपए उसको मिल जाएगा। जो एयर इंडिया अथॉरिटी के तहत जो स्टेट रन चलते हैं, उसमें अमृतसर एयरपोर्ट है, उसमें वाराणसी एयरपोर्ट है, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है। अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और त्रिची यानी तिरुचिरापल्ली, ये 6 एयरपोर्ट बिक सकते हैं। सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मार्फत यही चल रहे हैं, और यही 6 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिनके जरिए 2300 करोड़ कमाने की बातें हो रही हैं। लेकिन सवाल है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से अगर आप बात कीजिएगा कि जनाब स्थिति है क्या, उसके भीतर जब संकट की स्थिति यह है कि इस 2 महीने में लॉकडाउन के बाद तो एक तो स्थिति ऐसे ही बिगड़ गई है, कुछ नहीं चल पा रहा है। दूसरी स्थिति यह आ गई है कि सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। जो सब वर्जन ऑफ एयरपोर्ट चेंज चार्जेस जो होते हैं, एयरपोर्ट चार्जेस होते हैं, वो देने के लिए पैसा नहीं है। जो फ्यूल टैक्सेस पे रिलैक्स और चाहिए, अब रिलैक्सेशन और चाहिए, जो अलग से ड्यूज थे वो और चाहिए। यानी स्थिति ऐसी बन रही है कि 2020-21 की स्थिति तो नाजुक है। अगर इस स्थिति को हम लोग एक लिहाज से देखें कि यह संकट काल बना रहेगा, तो 2021-22 का जो बजट होगा एयर इंडिया का, उसमें लगभग 46,000 करोड़ से ज़्यादा कर्ज में वो और डूब चुकी होगी। यानी मौजूदा वक्त में जब कहा जाता है कि 60,000 करोड़ का घाटा नुकसान एयर इंडिया के साथ है, और उसको सरकार अब बेचने के लिए कहा जा रहा है 50,000 करोड़ में भी बेच देगी, कुछ बैलेंस अपने तरीके से मैनेज कर लेगी, यह एक स्थिति है। तो अब वो 1 साल बाद वो बिकने की स्थिति में तो हो नहीं सकता, संभव नहीं है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। अब इतने नुकसान के साथ, इस बैलेंस शीट के साथ कौन सी कंपनी लेगी, ये दूर की बात है। यानी आत्मनिर्भरता की स्थिति में पहली बार हर वो फील्ड, खासतौर से कोयला खादान, जिसमें भारत के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो मजदूर जुड़े हुए हैं, वो देश के सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में माइनिंग से ही जुड़े हुए हैं, वहां भी चीजें प्राइवेटाइज कर दी गई और प्राइवेटाइजेशन की दिशा में बढ़ गया। उसके पैरेलल में क्या किया गया है कि अब हम 50 नए कोल बॉक्स बनाएंगे। उसके साथ यह किया गया है कि जो गवर्नमेंट मोनोपोली खत्म हो जाएगी और अब कॉमर्शियल माइनिंग हर जगह शुरू हो जाएगी, और इसके जरिए जो 500 माइनिंग ब्लॉक्स ऑक्शन किए जाएंगे और बॉक्साइट और कोल बॉक्स को जो मिला दिया गया है, इसका मतलब है कि सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे चीजें एक लगातार में सेल कर दें। यह स्थिति ही रिफ्लेक्ट करती है उस 20 लाख करोड़ के भीतर में। अगर आत्मनिर्भरता की स्थिति इस देश के भीतर में इतनी घातक हो चली है, जहां पर चीजें बेचने पर ही आपके सामने कोई रास्ता निकल कर आ रहा है, तो इस डॉक्यूमेंट्स के भीतर के डॉक्यूमेंट्स आपको हम बताते हैं कि हमें लगता है 20 लाख करोड़ के भीतर के कुछ हिस्से को देख लीजिए, जिससे आप इस देश की हालत को समझ पाएंगे और बड़े पारदर्शी तरीके से समझ पाएंगे। सरकार ने कहा कि जो उनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो माइग्रेंट लेबर हैं, उनकी तादाद बताई गई 8 करोड़। इन 8 करोड़ को 2 महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना दिया जाएगा, 2 महीने। और इनके लिए खर्चा निकाला गया 3,500 करोड़, 3,500 करोड़। अब सवाल यह है कि एक प्रवासी मजदूर के हिस्से में कितना पैसा आएगा, और उसको जो दिया जा रहा है 5 किलो अनाज और 1 किलो चना एक मेंबर को, उसके हिस्से में क्या आ रहा है, जरा ये देखिए। 3,500 करोड़ रुपए अगर 8 करोड़ लोगों में अगर आप बांटते हैं, तो हर के हिस्से में 438 रुपए आते हैं। 438 रुपए अगर हर हिस्से में आएंगे, जो कि
2 महीने का बजट है, तो उसको अगर आप 2 हिस्सों में अगर आप बांट देंगे तो आपको 438 को 2 हिस्सों में बांटना होगा। 2 हिस्सों में बांटने का मतलब है कि लगभग 215 3 15 217 217 रुपए या 219 रुपए 218 रुपए 60 पैसे टोटल आ रहे हैं। तो मानकर चलिए 219 रुपए आ रहे हैं। 219 रुपए पर मंथ एक माइग्रेंट मजदूर के हिस्से में आएंगे, जिसमें उसको दिया जा रहा है 5 किलो अनाज और 1 किलो चना। अब सवाल है कि जो अनाज की कीमत है, अगर राशन दुकान में चले जाइएगा तो वहां चावल और गेहूं 2 और 3 रुपए है, लेकिन अगर हम ये मान लें कि उस सब्सिडी को सरकार यहां पर नहीं भी दे रही है और 3,500 करोड़ के साथ उसने जोड़ दिया है, तो 219 रुपए में 5 किलो अनाज और 1 किलो चना तभी आएगा जब चावल की कीमत प्रति किलो 30 से 35 रुपए होगी। अगर 30 रुपए आप जोड़ते हैं तो 150 रुपए ये हो गए, बाकी बचे 69 रुपीज। 69 रुपीज में 1 किलो चना खरीद लीजिए। यानी मार्केट रेट से आप प्रवासी मजदूरों को पैसा आप दे रहे हैं, लेकिन दे क्या रहे हैं? 5 किलो अनाज और 1 किलो चना। अब 5 किलो अनाज का मतलब यह होता है, हमें लगा कि हमको ये बताना चाहिए, आप लोगों को भी समझना चाहिए कि दरअसल इस देश की स्थिति क्या है। 5 किलो अनाज का मतलब है कि लगभग 5,000 ग्राम। 5,000 ग्राम को अगर 30 दिन से डिवाइड कर दीजिएगा तो प्रतिदिन जो आएगा अनाज 166 ग्राम आएगा। और 1 किलो चने को अगर 30 दिन से डिवाइड कीजिएगा, 1,000 ग्राम हो गया, वो 30 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 33 ग्राम। यानी 166 ग्राम अनाज एक दिन का और 33 ग्राम चना एक दिन का। और अगर 2 वक्त में इसको बांट दीजिएगा, अगर 2 वक्त में वो रोटी खा रहा है तो वहां पर 83 ग्राम अनाज होगा और चना जो होगा वह लगभग 16 ग्राम होगा। हम ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए आपको बता रहे हैं कि इस देश में सबसे बुरी स्थिति मानी जाती है मिड डे मील की। मिड डे मील में भी जो 1ली से 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, उनको जो अनाज दिया जाता है, उनके हिस्से में हर दिन अनाज 100 ग्राम अनाज, 100 ग्राम 10 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी और 5 ग्राम तेल आता है। ये एक 1ली से 5वीं तक के बच्चों के लिए। उससे भी कम इन माइग्रेंट्स लेबर को दिया जाने वाला है। बच्चों को मिलता है 100 ग्राम, यहां पड़ेगा एक व्यक्ति को 83 ग्राम। यहां पर दाल और सब्जी का जिक्र नहीं है, तेल का जिक्र नहीं है, यहां पर सिर्फ चने का जिक्र है। और जो 5वीं से 8वीं तक बच्चा पढ़ता है मिड डे मील में, उसको भी मिलता है 150 ग्राम अनाज। और यहां पर एक दिन में मिल रहा है 166 ग्राम। उसके साथ बच्चों को मिलता है 15 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जी, 7.5 ग्राम तेल। यहां पर माइग्रेंट मजदूर को मिलेगा हर दिन 166 ग्राम अनाज। 2 हिस्सों में बांटिएगा तो 83 ग्राम, यानी सुबह का भोजन, शाम का भोजन। और चना आएगा 33 ग्राम, यानी 16 ग्राम सुबह, 16 ग्राम। ये स्थिति है। मिड डे मील से भी ज्यादा बुरी स्थिति में माइग्रेंट लेबर को आप ले आए। पहला सच तो ये है। इसकी दूसरा सच में आइए, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में कहा गया कि तकरीबन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर हैं और हर को हम 10,000 रुपए देंगे, और इसी के लिए 5,000 करोड़ का एक बजट है। हमने यह भी प्रयास किया कि देश के किस किस हिस्सों में कितने कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं। पता चला सबसे ज्यादा स्ट्रीट वेंडर उत्तर प्रदेश में है, लगभग 7,80,000। फिर पश्चिम बंगाल में आते हैं 5,50,000। फिर बिहार में आते हैं 5,30,000। फिर राजस्थान में आते हैं 3,10,000। अब आप सोचिए, जब हम नाम लेते चले जा रहे हैं इन जगहों पर, स्ट्रीट वेंडर को आप 10,000 रुपए तभी दे पाएंगे। आप सुबह पैसा लेके तो निकलेंगे नहीं कि बांटते चले जा रहे हैं। उस स्ट्रीट वेंडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसके पास क्या क्या होना चाहिए, यह एक इम्पॉसिबल सी चीज है। उसको पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके पास अपनी लोकेशन का एक एड्रेस होना चाहिए। रेड़ी ठेली वाला मोहल्ले में निकला और उसका एड्रेस क्या होगा ये तो खुदा जाने। इस परिस्थिति में और एक आईडी कार्ड होना चाहिए। ये कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे पैसा बटेगा, किसको बटेगा, किस तरीके से बटेगा? और उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, राजस्थान जो और महाराष्ट्र, इन सब को मिला दीजिएगा तो लगभग यहां पर 25 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो सरकार मान रही है वो यहीं पर है। तमिलनाडु में लगभग 2,80,000 हैं, आंध्र प्रदेश में 2 लाख, वो अलग हिस्सा आ गया। लेकिन 5 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर आधे से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स आ गए, और उसमें भी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान में
कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कैसे उनके साथ आप पैन कार्ड बनाएंगे, क्या करेंगे आप? कोई इसका कोई आइडिया नहीं है। और आखिरी बात, मनरेगा, जिस मनरेगा का जिक्र हुआ है, जिस मनरेगा को सरकार खत्म करना चाहती थी 2014 में, संयोग से वही जीवन दान बन के आया है। और जो 40,000 करोड़ रुपया उसको दिया जा रहा है, फैक्ट यही है कि असल में सबसे पॉजिटिव काम मनरेगा में ही हो रहा है, वहां पर ही आप काम दे पा रहे हैं। ये एक फैक्ट है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन इस साल जब बजट रखा गया तो मनरेगा का जो पिछले साल का बजट था वो तकरीबन 71,000 करोड़ था, 71,000 करोड़ था। इस बार उसको घटा के 61,000 करोड़ कर दिया गया था, 10,000 घटा दिया गया था। अब आप 40,000 दे रहे हैं तो 1,00,000 करोड़ तक की स्थिति आ रही है, अच्छी बात है। लेकिन जरा सोचिए क्या विजन है। बजट तो फरवरी के महीने में आया था और मनरेगा का बजट पिछले साल की तुलना में 10,000 करोड़ पहले ही कम कर दिया गया था। और उस मनरेगा के भीतर का सच यह है कि वहां पर तकरीबन 26 करोड़ से ज्यादा मजदूर बैठे हुए हैं। लेकिन आपने जॉब कार्ड जो दिया है सिर्फ 13 करोड़ को दिया है। उस जॉब कार्ड में भी जो एक्टिव जॉब कार्ड है वो सिर्फ 7 करोड़ जॉब कार्ड एक्टिव है। और जो एक्टिव वर्कर्स मौजूद है, इससे पहले जो कोरोना वायरस का संकट है, इस वायरस से पहले 11,71,000 वर्कर्स सक्रिय था जिसको काम चाहिए, और आज की स्थिति में वो 20 करोड़ पार कर गया है। कैसे काम दे पाएंगे, किस रूप में दे पाएंगे, यह एक स्थिति है। हमें लगता है कि अब ये सारी परिस्थिति समझने के बाद अब आपको ये समझना चाहिए कि ये जो 20 लाख करोड़ का खेल था, दरअसल ये 20 लाख करोड़ का खेल नहीं था, 2 ही लाख करोड़ का खेल था। हमें लगता है ये हमको अगले हिस्से में आपको बतलाएंगे। 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण अब समझ लीजिए। ये सिर्फ सरकार ने 2 लाख करोड़ खर्च करके 20 लाख करोड़ का जो भभका क्रिएट किया है, उसका मतलब क्या है? एक। दूसरा, मौजूदा वक्त में सबसे बुरी स्थिति, इससे पहले की परिस्थितियों में जो सबसे मजबूत स्थिति थी वो आरएसएस की हुआ करती थी। तो अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो इन 2 बातों पे चर्चा करेंगे, कल ही करेंगे आपसे, कि देखिए इस देश की स्थिति क्या है, 20 लाख करोड़ का ओरिजिनल मतलब क्या है और संघ गायब कहां है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सिवाय इस बात को जहन में रखिएगा कि आत्मनिर्भरता की परिभाषा आप ना बदल दीजिएगा। आत्मनिर्भरता का मतलब आत्मनिर्भरता ही रखिएगा, खुद को बेचने को ही आत्मनिर्भरता मत मानिएगा, जिस लिहाज से आत्मनिर्भरता शब्द को बेचा गया और देश को बेचा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।